प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। वेलकम टू द टॉप 100 सीरीज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चंस जो फिजिकल साइंस के 1 मार्क्स के हैं वो विथ आंसर बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन विथ आंसर जानने के लिए जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं उसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सो वेलकम बैक एवरीवन। स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 100 की सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। आज के इस पार्ट 1 के वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस बता पाऊंगा और सेकंड पार्ट में मैं आपको बाकी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को बताऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस होने वाला है। क्वेश्चन बोलने के बाद मैं आंसर भी समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज। स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर डज द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड रिजल्ट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर लगभग सिलेबस के सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं बाद में इंक्लूड करने वाला हूँ, यानी कि सेकंड पार्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मेजर क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही होने वाले हैं और इस वाले में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को बाद देकर लगभग बाकी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर डज द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो जैसे ही आप ऑल्टीट्यूड यानी हाइट को बढ़ाएंगे, ऊंचाई को बढ़ाएंगे, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होता है? आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज मोर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, CO और CO2? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड वो ज़्यादा हार्मफुल है। इवन मैं बता दूं ये पॉइजनस है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि अगर आप हाइट बढ़ाओगे, ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर में डिक्रीज होगा। ये किस में होता है? आंसर है ट्रोपोस्फियर और मेसोस्फियर में। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का रेंज क्या है? देखिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का रेंज मिनिमम है -92 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मेन सोर्स क्या है? आंसर है कोल, पेट्रोलियम एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कोयला बर्न कर रहे हैं, इनका जो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, यही इनका सोर्स बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 6 नंबर, विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन मैक्सिमम ओजोन गैस। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आप लोग आंसर बोलेंगे ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर एक्चुअली स्ट्रेटोस्फेयर में है, इसलिए आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। नेम सम गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कुछ ऐसे गैसेस का नाम चाहिए जो ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले ही आप लोग CFC और कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लेंगे और मीथेन का नाम लेंगे, लेकिन वाटर वेपर और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भूल जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को भूल जाते हैं, इसलिए इसको ऐड करना होगा। ये डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन 1 ही है यहाँ पर। Name the source of dissolved oxygen in water. Name the source of dissolved oxygen in water. The source of oxygen in water are atmospheric oxygen or the photosynthesis carried out by the plants in during daylight. तो वाटर में जो डिजॉल्व हो रहा है इसके ऑक्सीजन, इसका सोर्स क्या है? तो इसका जो सोर्स है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जो वाटर में खुद ब खुद डिजॉल्व होता है। नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द मेन कंपोनेंट कॉजिंग डैमेज टू द ओजोन लेयर। इस क्वेश्चन के आंसर के साथ लगता है कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मेन कंपाउंड है जो ऑक्सीजन ओजोन लेयर को के डिप्लेशन में रिस्पॉन्सिबल है, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कौन सा एलिमेंट है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एलिमेंट है क्लोरीन, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कंबाइंस विद ब्लड। तो जब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन ब्लड के साथ कंबाइन करता है तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? यह है कार्बोहेमोग्लोबिन, जो कि पॉइजनस है। ओके, कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सो इट इज व्हाट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड से आप क्या समझते हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन मेड बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ में आ रहा है, जो गैस मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन में पढ़ा था, जो जिगजैग मोशन करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि सेकंड नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। कह रहा है the number of collision made by all gas molecules is known as collision frequency. Okay, next क्वेश्चन पूछा गया, what is torr। ये भी सेकंड चैप्टर से है। टॉर के बारे में पूछा गया, what is torr। तो ये एक प्रेशर की यूनिट है। क्या यूनिट है, कैसी यूनिट है? द प्रेशर exerted by exactly 1 mm of mercury column at 0 डिग्री सेंटीग्रेड and at standard gravity is termed as 1 torr। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, लेकिन बहुत सारे बुक में इसके आंसर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसे
इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉसमिथ्स नंबर। तो लॉसमिथ्स नंबर जो है, इस एवोगैड्रोस नंबर सबको पता है, लेकिन लॉसमिथ्स नंबर के बारे में नहीं पता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गैस और वेपर एट एसटीपी इज नोन एज लॉसमिथ्स नंबर। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ml मिलीग्राम मिलीलीटर ऑफ गैस और वेपर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मिलीलीटर पे जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस प्रेजेंट है, या वो है हमारा लॉसमिथ्स नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। नाउ ये भी बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन है। ये होगा 450 नेगेटिव ऑफ 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जरूरी है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विड्रॉ ऑफ हीट फ्रॉम गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ हीट फ्रॉम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए और उसमें से हीट विड्रॉ कीजिए, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पर आपके साथ विड्रॉल ऑफ हीट को निकाला जा रहा है, इसके वजह से उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। वॉल्यूम को सेम नहीं रखा जा रहा है, वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा रहा है, सेम रखा जा रहा है, इसी वजह से। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर को के केल्विन से लिखते हैं और सेल्सियस स्केल में इसे सी से लिखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से। और ये रिलेशन कहता है कि जो भी सेंटीग्रेड स्केल में है उसके साथ अगर आप प्लस 273 कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो आपका होगा एब्सोल्यूट स्केल का टेम्परेचर, सेल्सियस प्लस 273। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द लॉ ऑफ प्रेशर इज नोन एज। तो आप लोगों को शायद इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा कि लॉ ऑफ प्रेशर को किस नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग, जैसे कि वॉल्यूम के लिए जो लॉ दिया गया है जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, चार्ल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से प्रेशर लॉ को किस नाम से बुलाया जाता है, इसे रेनॉल्ड्स लॉ के नाम से बुलाया जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 373 के। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 के बीच में क्या रिलेशन है। अब इस रिलेशन को आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड को अभी मैंने बताया केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये हो रहा है 373 केल्विन। तो आप क्या आंसर कहेंगे कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। Question number 19. Is it possible for a mirror to form a virtual image that is smaller than the object? अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर मिलते हैं। Is it possible for a mirror to form a virtual image? एक वर्चुअल इमेज इसे बनाना है जो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। आंसर है यस, ये पॉसिबल है। क्लियर? यहाँ पर याद रखिए मिरर के बारे में भी बता दिया गया है, फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। क्लियर? नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा लिखा गया है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को कि वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, यानी आंसर क्या लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएंगे तो वो क्या होगा, जब वो किसी एक कनकेव मिरर पे पड़ेंगे तो कनकेव मिरर पे जाने के बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाएंगे, अब एक ही पॉइंट पर आकर मिलने लगेंगे, कन्वर्ज होते हुए मिलेंगे। ठीक है, जबकि अगर आप इसे कन्वेक्स मिरर पे लेंगे तो वो डाइवर्ज होते हुए मिलेंगे, फैलते हुए मिलेंगे। आई होप आंसर समझ आ गया होगा और क्वेश्चन का डिमांड भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अ रे ऑफ लाइट व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक रे ऑफ लाइट है, नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, सो वन कैन कंक्लूड दैट द फर्स्ट मीडियम इज रेयरर एंड द अदर सेकंड मीडियम इज डेंसर, क्योंकि जब रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी तब वो टुवर्ड्स मूव करेगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स ऑफ अ लेंस आर देयर। तो प्रिंसिपल फोकस कितने हो सकते हैं? देयर आर 2 प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, याद रखिएगा कि एक लेंस के 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी सेकेंडरी फोकल पॉइंट्स ऑफ अ लेंस आर देयर। सेकेंडरी फोकल पॉइंट कितने हो सकते हैं? तो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है वो हमारे पास 2 ही पॉसिबल है, लेकिन जो सेकेंडरी फोकस है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट डज प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ विजन इन योर आई। तो कौन सा जो वेवलेंथ है जो आप लोगों को सेंसेशन प्रोड्यूस करता है? तो जो वेवलेंथ है वो है 4000 से लेकर 8000 तक के बीच में। आर्मस्ट्रॉन्ग ए यूनिट यूज की गई है, ए मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट यूज की गई है। ये हमारे विजन को सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, यानी इस विजन को हम लोग रीड कर पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, बिटवीन रेड एंड ब्लू लाइट हुज स्पीड इज मोर इन द वैक्यूम। तो वैक्यूम में किसका स्पीड ज्यादा होता है, रेड का या ब्लू का? आंसर है स्पीड ऑफ ऑल कलर्स आर सेम इन वैक्यूम। तो जब वैक्यूम में जाएंगे तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि रेड कलर या ब्लू कलर। मैं बात करना चाहता हूँ विप गायर में। विप गायर में आपको पता है कि आप वायलेट से सवाल स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट में आर तक आ रहे हैं। तो अगर आप इनमें इनके बीच में कोई डिफरेंस देखना चाहते हैं कि कौन सा ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगा या किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, आंसर है सबकी स्पीड सेम होगी। हम लोगों ने 25% ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, यानी 50%। आज के इस वीडियो में मैं और 25 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और 27। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इन केस ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अ प्रिज्म विच कलर हैज मैक्सिमम एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जब आप एक व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन करते हैं प्रिज्म पे तो किसका इमर्जेंस एंगल सबसे हाई होता है? और 27 में पूछा गया किसका मिनिमम होता है। देखिए हाई होता है रेड का और मिनिमम होता है वायलेट का। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। In an electromagnetic spectrum, which one has the maximum, which one has the minimum wavelength और highest frequency? तो wavelength जितना ही minimum होगा, frequency उतनी high होगी। आंसर है गामा रे। याद रखिएगा, यहाँ पर टाइप करने में से मैंने y टाइप किया है, लेकिन ये गामा रे है। क्वेश्चन नंबर 29, विच रे अमॉन्ग द विजिबल स्पेक्ट्रम स्कैटर्स द लीस्ट। तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा कम किसकी होती है? आंसर है रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। यही रीजन भी है, आप लोगों को साथ पता होगा कि रेड लाइट को यूज किया जाता है टू शो डेंजर, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी। विच रे अमॉन्ग द विजिबल स्पेक्ट्रम हैज द मोस्ट। तो यहां पर याद रखिएगा वायलेट की स्कैटरिंग सबसे हाई होती है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। यहां पर ओके 26 टू 30 हो चुका है। 31 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जिस तरह का यूज करते हैं आप लेंस, वो कौन सा होता है? आंसर है वो कन्वेक्स लेंस होता है। Question number 32. If a finger is viewed from an opposite side of a lens, the finger looks smaller. What is the nature of the lens? अगर किसी एक लेंस से अगर आप अपने फिंगर को देखते हैं और आपका फिंगर स्मॉलर दिखता है तो वो किस तरह का हो सकता है? आंसर वो लेंस कनकेव लेंस होगा। Question number 33. If a finger is viewed from the opposite side of a lens and the finger looks larger, तो वो होगा obviously convex in nature. 34. Where should a convex lens of a focal length 10 cm be placed in order to read the small letters of a book? तो अगर आप किसी एक फोकल लेंथ की बात करते हैं, 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का आपके पास कोई लेंस है, तो आपको उसको कितने डिस्टेंस में रखना चाहिए ताकि आपको उसको क्लियर दिखे? तो आंसर है द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस और ऑफ लेस देन 10 सेंटीमीटर। जब वो 10 सेंटीमीटर से लेस होगा तभी वो आपको इन लार्ज इमेज शो करेगा ताकि आप क्लियर देख पाए। डज अ कैमरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 35। डज अ कैमरा फॉर्म अ रियल और अ वर्चुअल इमेज। तो आंसर याद रखिएगा वो कैमरा हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। विच पोर्सन ऑफ द रेटिना डज नॉट कंटेन एनी फोटोसेंसिटिव सेल। तो आपके रेटिना में कौन सा वो पोर्सन है जहां पर कोई फोटोसेंसिटिव सेल नहीं होता है, जिसे हम लोग आंख में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट का डेफिनेशन है और आपको पता है एग्जाम में ब्लाइंड स्पॉट का डेफिनेशन लिखने के लिए आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड बिल्कुल इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको कुछ बताकर उसमें से क्वेश्चन पूछे। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 60 एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो आपको दोनों एंगल बता दिया गया है, तो डेविएशन कितना होगा? डेविएशन हमेशा याद रखिए इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि 15 डिग्री का होगा। डिफरेंस होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ टू मीडियम ए एंड बी आर 2 × 10⁸ होगा मीटर और यहाँ होगा 2.25 × 10⁸। ये दोनों का लाइट स्पीड दिया गया है, तो इसमें से कौन सा डेंसर मीडियम है? स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन मीडियम बी एंड देन मीडियम ए। आपको दिख रहा है ना, मीडियम बी में 2 है और मीडियम ए में 2 है और बी में 2.25 है। तो स्पीड कहाँ ग्रेटर है? मीडियम बी में। सो बी इज रेयरर मीडियम। याद रखिए स्पीड ग्रेटर है तब आपका जहां स्पीड ज्यादा है वो मीडियम रेयरर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, What type of mirror is used in reflecting telescope? ओके, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। मैं 39 क्वेश्चन नंबर जाने से पहले 38 को याद रखने के लिए बस ऐसे याद रखिए कि अगर आपको पानी में चलने के लिए बोला जाए तो वो थोड़ा थिक मीडियम है आपके लिए, तो आपको चलना मुश्किल होगा। और अगर आपको मैं हवा में चलने के लिए बोलूँ, हवा में नहीं मतलब हवा के रेस्पेक्ट में चलने के लिए बोलूँ, आपको ज़मीन दे दिया जाए और ज़मीन के ऊपर में अगर हवा में चलने के लिए कहा जाए तो आपके लिए चलना ईजी होगा। तो जब मीडियम रेयरर होता है तो आप ईजिली चल पाते हैं, और जब मीडियम डेंस होता है जैसे कि पानी, तो आपको चलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो दोनों में मैंने फर्श को सेम रखा हुआ है, उसके ऊपर का जो मीडियम है, एक में एयर मैंने रखा है और दूसरे में मैंने को पानी को डाला था। आई होप कि आंसर समझ आ गया होगा। जितना इजी होगा आपके लिए मूव करना, जितना स्पीड आपका हाई होगा मीडियम उतना रेयरर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में किस तरह का मिरर यूज होता है?
कनकेव मिरर। अब जनरली हम लोगों ने इस तरह में क्वेश्चन सिर्फ हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जगह पर हम लोगों ने सुना है कि लुकिंग ग्लासेस में और इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों में सुना है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नहीं सुना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 40, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रल वेव्स विच वन इज द हाईएस्ट एनर्जी। याद रखिए विजिबल लाइट की एनर्जी सबसे हाई होती है, लेकिन इसके अलावा भी है, फिर भी ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, एमसीक्यू से मैंने इसे पिक किया है। आगे बढ़ते हैं 41 टू 45। हु डिस्कवर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज, अब यहाँ पर सब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो याद रखते हैं कि पीरियोडिक टेबल की खोज करने वाले कौन है, किसका नाम सबसे पहले आप याद करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम लोग जिनको जानते हैं कि मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज की थी, वो नहीं है, बल्कि यहाँ नाम आता है मॉसले का, क्योंकि मॉसले ने जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल की खोज की थी उस टाइम पे एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट किसी को नहीं पता था। उसके बाद मॉसले ने एटॉमिक नंबर की खोज की, तो जब एटॉमिक नंबर की खोज हुई इसके बाद ही इसकी डिस्कवरी हो पाई। समझ आया पॉइंट। मॉसले ने जब एटॉमिक नंबर खोजा तो उसने पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडलीफ का दिया हुआ था उसमें करेक्शन किया, तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का करेक्शन के बाद जो हम लोगों को नया पीरियोडिक टेबल मिला है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला है, वो मॉसले ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 42, ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर वॉज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वॉज बेस्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनको ये पता नहीं था तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बनाया था, उन्होंने बनाया था एटॉमिक मास पे, और एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट हमें मॉसले ने दिया था। ऑन विच प्रॉपर्टी मॉडर्न वाज लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द नेम गिवन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सभी एक ग्रुप में रखे गए हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एक्टिनाइड्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज इन द सेकेंड पीरियड। तो लार्जेस्ट एलिमेंट आपको चाहिए, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की बात की जा रही है, आपको सबसे हाईएस्ट चाहिए, एटॉमिक साइज सबसे हाईएस्ट होना चाहिए सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में आपको लिथियम दिखेगा, वही होगा आपका आंसर। चलिए मैं लास्ट फेज की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं आपको लास्ट 5 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिसके बाद मैं इस पार्ट को कंप्लीट करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज इन द पीरियोडिक थर्ड, तो वो होगा आर्गन। ठीक है, याद रखिए कि जो भी राइट की तरफ है वो स्मॉलेस्ट होगा, जो भी लेफ्ट की तरफ है वो हाईएस्ट होगा। अब बस आपको एलिमेंट को फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तक मैक्सिमम आपको याद रखना होगा, फोर्थ एलिमेंट तक के ग्रुप्स को एलिमेंट्स को याद रखिएगा, ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मेटेलिक प्रॉपर्टी एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो जब मेटेलिक प्रॉपर्टी में आप टॉप से बॉटम में मूव करेंगे तो वो इंक्रीज करता है। अब मेटेलिक प्रॉपर्टी के साथ ये है कि सब लोग लेफ्ट से राइट तो याद रखते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम याद नहीं रखते। लेफ्ट से राइट में लेफ्ट वाले अच्छे मेटल्स है, राइट वाले नॉन मेटल्स है, तो सबको याद रहता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज करता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है टॉप टू बॉटम में क्या होता है, तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडली के पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स है, 7। विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट इन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो आंसर है इसका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 50 नंबर, इन विच ग्रुप द हैलोजन एलिमेंट्स आर लोकेटेड। तो हैलोजन एलिमेंट्स को किस ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप 17। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में क्यों रखा जाता है, ग्रुप 1 में क्यों रखा जाता है, इसके रीजन बताएं। तो हाइड्रोजन को नॉटिक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कोशिश की 2 पार्ट में 50-50 करके क्वेश्चंस बताऊं। टॉप 100 की इस सीरीज़ में मैंने आज आपको 50 क्वेश्चंस बताए हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको, कुछ क्वेश्चंस नए मिले होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको पुराने मिले होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। जो भी क्वेश्चंस है इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको याद था, अगर नहीं याद था तो इनकी तैयारी करनी ज़रूरी है। अगर अब तक आपने तैयारी नहीं की हुई है तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है कि प्लीज़ अपनी तैयारी स्टार्ट करें। क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी। आज के इस वीडियो में हमारे पास इतने क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, मुझे आपके कमेंट के बेसिस पे पता चलेगा कि कितना इसका डिमांड है, एंड ऑब्वियसली एज पर दैट मैं आप लोगों को टॉप 100 की सीरीज़ में दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। चलिए आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।